अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो एंजाइम के रेट ऑफ एक्शन को बढ़ा दें या कम कर दें। तो इन फैक्टर्स को हम समझते हैं कि ये फैक्टर्स अगर इफ़ेक्ट करेंगे तो सम टाइम रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ जाएगा, एंजाइम के काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। और सम टाइम जब ये फैक्टर्स इफ़ेक्ट ना कर रहे हों या इनकी कंसंट्रेशन या इनकी वैल्यू कम हो तो ये एंजाइम के रेट ऑफ एक्शन के ऊपर भी इफ़ेक्ट छोड़ते हैं। तो इनमें से 4 फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा है। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम की बात करते हैं, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बात करते हैं, फिर टेम्परेचर भी इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर, एंजाइम के काम करने की वर्किंग कैपेबिलिटी के ऊपर, और पीएच भी एक अहम रोल प्ले करती है जो एंजाइम को या तो एक्सेलरेट करती है या उसकी कैपेबिलिटी को डिक्लाइन करती है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे डिस्कस करेंगे एंजाइम कंसंट्रेशन कि अगर हम एंजाइम की मकदार को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो बेसिकली हमें पता है कि हम बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो स्टेन्स जल्द उतर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जितना हम एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। मतलब ये कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर। जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ रहा है तो वो बेसिकली एंजाइम की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, या यूं कह लें कि जितने एंजाइम हम बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, काम करने की कैपेबिलिटी या काम करने की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसको हम सिंपल में यहाँ पे लिखा है हमारे पास कि अगर हम डबल कर देते हैं, 2 फोल्ड कर देते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन को तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा जी? डबल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ये इसको समझें तो बेसिकली जब हमने फर्स्ट टाइम एंजाइम यूज़ किए थे, फ़र्ज़ करें उनमें एक्टिव साइट 10 थी, तो जब हमने उसको डबल किया तो एक्टिव साइट जो है एंजाइम की 20 हो गई। और इस तरह आप ये समझ सकते हैं कि जितने ज़्यादा एंजाइम आप ऐड करेंगे उतने ज़्यादा एक्टिव साइट्स भी बढ़ जाएंगी और सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने का चांस भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम कंसंट्रेशन जो जो बढ़ती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रिएक्शन रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट अवेलेबल। जितनी मकदार सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की कम होगी या सबस्ट्रेट की कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ये बात देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो बढ़ रहा है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। लेकिन जब हम एंजाइम को फिक्स कर लेंगे और सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एक वक्त आएगा जब सबस्ट्रेट के इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं बढ़ेगा, वो एक कांस्टेंट लेवल पे चला जाएगा। मतलब कि रिएक्शन होता रहेगा, प्रोडक्ट बनती रहेगी, लेकिन एक ही स्पीड से। उसकी स्पीड अब इंक्रीज़ नहीं होगी क्योंकि हमने सबस्ट्रेट को जो है वो बढ़ा रहे हैं और एंजाइम को हमने फिक्स कर दिया है। और जब हमने एंजाइम को फिक्स कर दिया है तो एक्टिव साइट्स जो है वो भी अब फिक्स हैं और महदूद हैं, और उन तमाम एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट ने बाइंड कर लिया है। और जो ही हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो पहले जिन्होंने
सबस्ट्रेट ने एक्टिव साइट को ब्लॉक किया था या ऑक्यूपाई किया था, वो जब तक प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो जाते तो नए सबस्ट्रेट को मौका नहीं मिलेगा एक्टिव साइट के बाइंड करने के लिए। तो इस तरह हम ये कह सकेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उसी स्पीड से जारी रहेगा, लेकिन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है बहुत आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं चलेगा। इसका यहाँ पे देखें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मज़ीद जो बुक ने दी है कि यहाँ पे देखें अभी तक एक्टिव साइट्स जो है ना यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंजाइम हमारे पास यहाँ पे दो कंसंट्रेशन पे काम कर रहे हैं, ए और बी एंजाइम कंसंट्रेशन। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक तो कंडीशन होगी यहाँ पे एक्टिव साइट अवेलेबल है, लेकिन स्टार्ट पे यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ये फास्टली हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। लेकिन जब हम इसकी पीक पे जाते हैं तो अभी भी कुछ एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ एंजाइम्स ने अपनी एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है सबस्ट्रेट की मदद से, और यहाँ पे आके तमाम साइट्स जो हैं ऑक्यूपाई हो गई हैं, जिसकी वजह से अब पहले जो ऑक्यूपाइड साइट्स हैं उनको प्रोडक्ट में चेंज होना होगा और फिर नए सबस्ट्रेट ने उसकी जगह पे बैठना होगा। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन तो जारी रहेगा, लेकिन एक कांस्टेंट लेवल तक, मतलब अब ये इंक्रीज़ नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको ग्राफिकली ये बताया गया है जो बुक में एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर बड़ा ज़रूरी होता है, टेम्परेचर के बगैर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर में मोस्टली हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि टेम्परेचर जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, और अगर कोई एंजाइम मैक्सिमम वर्क करता है तो वो उसकी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही वर्क करता है, और उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। उसको क्या नाम देते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो बेसिकली ऑप्टिमम टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम जो है मैक्सिमम वर्क करता है। तो अगर हम इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल लें तो ह्यूमन बॉडी के एंजाइम जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम वर्क दिखाते हैं, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है? बेसिकली जब टेम्परेचर एंजाइम के ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी का रोल प्ले कर रहा होता है तो हाई टेम्परेचर से मॉलिक्यूल्स के दरमियान काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जो ही हाई टेम्परेचर या टेम्परेचर देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स रैपिडली मूव करेंगे और वो कोलाइड करेंगे, और जिससे एक्टिव साइट्स के ऊपर जो चार्ज है वो एग्जैक्ट ओरिएंटेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर ये कोलिजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अगर ये चांसेस ऑफ कोलिजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो वाइब्रेशंस हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि मॉलिक्यूल्स जो है वो टूट जाएंगे। एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। इफ़ द वाइब्रेशन बिकम टू वायलेंट, तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो ज़रूरी है एंजाइम के फंक्शन के लिए वो डीनेचर हो जाएगी, मतलब उसमें बिगाड़ आ जाएगा। जब एंजाइम की ग्लोबुलर शेप में बिगाड़ आ जाएगा तो एक्टिव साइट भी जो है वो उस फॉर्म में या फॉर्मेट में नहीं रहेगी, तो हम ये कह सकेंगे कि एंजाइम ने वर्क अब नहीं कर सकेगा या एंजाइम की वर्किंग कैपेबिलिटी मुतासर हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई जा रही है कि जो ही हम हर 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? डबल हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा हर 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, और हम उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं जहाँ पे एंजाइम मैक्सिमम वर्क कर रहा है। जैसा कि हमें यहाँ पे ह्यूमन के बॉडी के एंजाइम के बारे में बताया जा रहा है जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम वर्क दिखा रहा है, और अगर ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, जैसे 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 60 सेंटीग्रेड की तक की बात करें, तो एंजाइम डीनेचरेशन में चले जाएंगे। एंजाइम किस में चले जाएंगे? डीनेचरेशन में। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि एंजाइम जो है हाई टेम्परेचर पे इतने ज़्यादा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस लेंगे
और इन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से उनकी ग्लोबुलर सिमेट्री डीनेचर हो जाएगी या उसमें बिगाड़ आ जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम प्रॉपर वर्क करते हैं हमें दिखाई नहीं देंगे। एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीएच वैल्यू। तो बेसिकली पीएच वैल्यू यहाँ पे क्या काम कर रही है। अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच यहाँ पे आयोनाइजेशन, हम कहते हैं आयन्स में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन्स की कंसंट्रेशन को। अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि एसिडिटी इन्वायरमेंट होगा, और अगर OH आयन्स बढ़ेंगे इसका मतलब है कि बेसिक इन्वायरमेंट होगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें एक लाइन की मदद से, तो हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पे 7 pH होगी तो ये न्यूट्रल होगा, और यहाँ पे 1 pH होगी तो ये एसिडिक होगा, 14 pH होगी तो ये बेसिक मीडिया को शो करेगा। और बेसिक इन्वायरमेंट में OH कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, और जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम इसी को मान लें तो अगर चाहे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़े चाहे हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बढ़े, तो दोनों कंडीशन पे चार्ज का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज एंजाइम की एक्टिव साइड के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, और अगर OH कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइड के ऊपर बढ़ेगा। और इसी वजह से हाइड्रोजन आयन के बढ़ने से या हाइड्रोक्सिल आयन के बढ़ने से एंजाइम की वर्किंग कैपेबिलिटी मुतासर होगी। तो एक ऐसा पीएच वैल्यू जो एंजाइम को मैक्सिमम वर्क करवाती है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। मतलब एक ऐसी वैल्यू पे जहाँ पे एंजाइम मैक्सिमम वर्क शो करता है उसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर फ़र्ज़ करें ये पेप्सिन है और पेप्सिन 2 pH पे मैक्सिमम वर्क दिखाता है, तो इसका मतलब है ये 2 pH पे इसकी ऑप्टिमम pH यहाँ पे बताई जा रही है। तो इसका मतलब है ऑप्टिमम pH इसकी 2 है, इस पे ये मैक्सिमम वर्क करेगा। 2 से कम अगर pH वैल्यू होगी, जैसे 1 है तो इस पर कम वर्क कर रहा है, अगर 3 है तो इस पर भी ये कम वर्क कर रहा है। तो ऑप्टिमम pH एक ऐसी वैल्यू होती है जिस पे एंजाइम जो है मैक्सिमम वर्क शो करता है। और अगर ये स्लाइड चेंज आ जाए pH में, जैसे हाइड्रोजन बढ़ने से या हाइड्रोक्सी बढ़ने से, तो एंजाइम की वर्किंग कैपेबिलिटी भी मुतासर होती है। और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम हाइड्रोजन आयन के बढ़ने से या हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ने से ब्लॉक हो सकता है या रिटार्ड हो सकता है। और अगर टू मच pH डिक्रीज और इंक्रीज हो जाए तो एंजाइम की आयोनाइजेशन भी हो सकती है और एंजाइम डी नेचर भी हो जाएगा, क्योंकि लो pH पे हाई एसिडिक इन्वायरमेंट पे एंजाइम की ग्लोबुलर सिमेट्री मेंटेन नहीं रहेगी और एंजाइम डी नेचर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ बताई गई हैं ऑप्टिमम pH की और उसके रिस्पेक्टिव एंजाइम बताए गए हैं। ये एक टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से बहुत सारे MCQs आते हैं एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेप्सिन, जो स्टमक में पाया जाने वाला एंजाइम है, जो कि एक्टिव फॉर्म है इसकी पेप्सिनोजिन की, और ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। इसकी pH जो होती है वो 2 बताई जाती है। पेप्सिन की pH कितनी है जी? 2 pH है इसकी। दूसरे नंबर पे है सुक्रेज। सुक्रेज एक ऐसा एंजाइम है जिसकी pH जो है वो 4.5 है और ये इस पर मैक्सिमम वर्क करता है। बेसिकली ये सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा। इंटेरोकाइनेज ये एक एंजाइम है जिसकी pH 5.5 है और ये एंजाइम जो है कीमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और इंटेस्टाइन के अंदर ये काम होता है। सिलेवरी अमाइलेज है। सिलेवरी अमाइलेज सलाइवा के अंदर, जो हमारे माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अमाइलोज, तो सलाइवा के अंदर अमाइलेज होता है तो इसको डाइजेस्ट करता है। कैटालेज ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम है। कीमोट्रिप्सिन जो ट्रिप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है, तो ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो कीमोट्रिप्सिन
इस तरह ये 7 to 8 pH पे काम करता है। पेंक्रियाटिक लाइपेज जो पेंक्रियाज से रिलीज़ होता है और ये लिपिड को डाइजेस्ट करता है। इसी तरह आर्जिनेज जो यूरिन फॉर्मेशन के लिए होता है एंजाइम, ये 9.7 pH पे काम करता है। तो यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज़ बताई गई हैं एंजाइम की जो उसी ऑप्टिमम pH पे वर्क करते हैं। इससे कम या इससे ज़्यादा pH पे इनकी वर्किंग कैपेबिलिटी मुतासर होती है।